हम अक्सर सुनते हैं कि हमारे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में 10 से 12% गोल्ड एलोकेशन होनी चाहिए। हमारे फादर्स और फोर फादर्स के पास ज्यादा एवेन्यूज नहीं थे गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, इसीलिए फिजिकल गोल्ड बाय करते थे। लेकिन हमारी जनरेशन के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड ETFs, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, डिजिटल गोल्ड एंड हम सबका ऑल टाइम फेवरेट फिजिकल गोल्ड। हम भी इस वीडियो में ऐसे 3 गोल्ड एवेन्यूज के बारे में बात करेंगे एंड समझेंगे कि हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए एंड आपके लिए कौन सी गोल्ड इन्वेस्टमेंट बेटर हो सकती है। हेलो एवरीवन, आई एम आस्था खुराना एंड वेलकम टू Zerodha Varsity वीडियोस। गोल्ड एलोकेशन होनी चाहिए, लेकिन कभी सोचा है क्यों? जब भी इन्फ्लेशन बढ़ती है तब गोल्ड भी अक्सर बढ़ता है एंड जब भी इक्विटी अंडर परफॉर्म करती है तब भी गोल्ड एक हेजिंग बेनिफिट प्रोवाइड करता है। फिर चाहे वो 1992 के करेंसी क्राइसिस हो, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस, 2002 का .com बबल, 2020 का कोविड या फिर रशिया यूक्रेन वॉर, लॉन्ग टर्म में गोल्ड हमें डिसेंट रिटर्न्स देता है। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसे एवेन्यूज की: सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ETF एंड फिजिकल गोल्ड। इन तीनों को हम कंपेयर करेंगे 7 पैरामीटर्स पे एंड समझेंगे कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बेटर है। सबसे पहला पैरामीटर है मिनिमम इन्वेस्टमेंट का। फिजिकल गोल्ड में कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। गोल्ड ETF के केस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है एक क्वांटिटी की, तो वहीं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है 1 ग्राम्स की, तो वहीं पर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पर भी लिमिट होती है, दैट इज 4 kgs। हमारा सेकंड पैरामीटर है रिस्क। फिजिकल गोल्ड के केस में बहुत रिस्क होते हैं, जैसे कि थेफ्ट की वजह से लॉस, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज या फिर मेकिंग चार्जेस के टाइम पर वैल्यू का लॉस होना। लेकिन गोल्ड ETF के केस में एक्चुअल गोल्ड बाइंग होती है और सेबी इन गोल्ड ETFs को रेगुलेट भी करती है, जिसकी वजह से गोल्ड ETFs कंपैरेटिवली फिजिकल गोल्ड के लेस रिस्की हैं। और अगर हम SGBs की बात करें तो वो लीस्ट रिस्की है, हालांकि इनके अगेंस्ट गोल्ड की एक्चुअल बाइंग नहीं की जाती। ये एक तरीके के डेरिवेटिव्स हैं गोल्ड के, हालांकि ये गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटीज हैं। इसका मतलब इनमें नॉन पेमेंट तभी होगी अगर गवर्नमेंट डिफॉल्ट करे एंड वो ना के बराबर है। अब हमारा थर्ड पैरामीटर है कॉस्ट का। फिजिकल गोल्ड के केस में बहुत सारे चार्जेस होते हैं, मेकिंग चार्जेस, स्टोरेज चार्जेस, GST एक्सेट्रा। तो वहीं गोल्ड ETF के केस में हमारे पास ब्रोकरेज चार्ज होता है, उसके साथ साथ एक्सपेंस रेशियो का भी चार्ज होता है। तो वहीं SGBs के केस में कॉस्ट ना के बराबर होती है, और तो और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आपको इशू प्राइस पर 50 रुपीज का डिस्काउंट भी मिलता है। फोर्थ पैरामीटर है रिटर्न का। अगर हम हाइपोथेटिकली मान कर चलें कि गोल्ड ने 1 साल में 10% का रिटर्न दिया है, तो फिजिकल गोल्ड के केस में अगर हम कॉस्ट को एडजस्ट करें तो उसका रिटर्न 5% से भी कम होता है। तो वहीं गोल्ड ETF के केस में जब कॉस्ट को एडजस्ट किया जाता है तो वो रिटर्न होता है 9% का। लेकिन SGBs के केस में हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर हर साल 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है, जिसकी पेमेंट साल में 2 बार की जाती है। तो अगर हमारा रिटर्न गोल्ड का 10% है, अगर हम उसमें इंटरेस्ट अमाउंट को भी जोड़ते हैं तो हमारा रिटर्न फॉर SGBs इज 12.5%, जो गोल्ड ETF एंड फिजिकल गोल्ड दोनों से ही ज्यादा है और बेटर है। हमारा फिफ्थ पैरामीटर है लिक्विडिटी का। फिजिकल गोल्ड के केस में मॉडरेट लिक्विडिटी होती है, बिकॉज आप जब चाहे उसे बाय या सेल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास एक ट्रस्टेड वेंडर जरूर होना चाहिए। तो वहीं गोल्ड ETFs के केस में भी लिक्विडिटी मॉडरेट होती है, बिकॉज आप जब चाहें उसे एक्सचेंज पर बाय या सेल कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से ETF में इन्वेस्ट किया है। SGB की लिक्विडिटी गोल्ड ETF एंड फिजिकल गोल्ड से थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि इसमें 8 साल का लॉक इन पीरियड होता है, लेकिन 5 साल बाद आप प्री मैच्योर इनकैशमेंट भी कर सकते हो। इसी के साथ साथ SGBs पर आप लोन भी ले सकते हो, और तो और SGBs को एक्सचेंज पर ट्रेड भी किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे 6th पैरामीटर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज टैक्सेशन। अगर आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टेड हो बट फॉर लेस देन 3 इयर्स, तो उस केस में आपके ऊपर लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसका मतलब ये कि जो भी आपका कैपिटल गेन है वो आपकी इनकम में ऐड होता है एंड स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली टैक्स होता है। लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट मोर देन 3 इयर्स है तो आपके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, जहां पर आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलता है।
अगर अब हम गोल्ड ETF की बात करें तो पहले गोल्ड ETF भी इसी तरीके से टैक्स होता था जिस तरीके से फिजिकल गोल्ड होता है, लेकिन 1 अप्रैल 2023 के बाद इनका टैक्सेशन चेंज हो गया है। आप गोल्ड ETF में किसी भी टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टेड रहो, 3 इयर्स, मोर देन 3 इयर्स और इवन 1 ईयर, आपके जितने भी कैपिटल गेन होंगे वो सभी आपकी इनकम में ऐड होंगे एंड स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली ही टैक्स होंगे। इसकी वजह से फिजिकल गोल्ड का टैक्सेशन गोल्ड ETF के कंपैरेटिवली बेटर हो गया, लेकिन फिजिकल गोल्ड में और ज्यादा रिस्क्स भी जुड़े हुए हैं। अब अगर हम SGBs की टैक्सेशन की बात करें तो इसे थोड़ा ध्यान से समझें। जो आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है एंड उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा, लेकिन इसके ऊपर TDS नहीं कटता। जब आप अपनी इस इन्वेस्टमेंट को 8 साल के बाद यूज करते हो तो उसके ऊपर कोई भी कैपिटल गेन का टैक्स नहीं लगता। 5 साल के बाद जब हमें प्री मैच्योर इनकैशमेंट मिलती है तो उसके बाद भी आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता, लेकिन इसमें अभी भी थोड़ा कुछ ग्रे एरिया है। लेकिन अगर आप अपने SGBs को सेकेंडरी मार्केट में यानी कि एक्सचेंज पर सेल करते हो तो इस केस में आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसमें होल्डिंग पीरियड थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर आपका होल्डिंग पीरियड मोर देन 12 मंथ्स का है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए कंसिडर होगा, जहां पर 20% का टैक्स कटेगा, लेकिन आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलेगा। अगर आप इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं लेते तो आपके ऊपर 10% का टैक्स कटेगा। लेकिन अगर आपका होल्डिंग पीरियड लेस देन 12 मंथ्स का है तो उस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, यानी कि वो गेन आपकी इनकम में ऐड होगा एंड स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली टैक्स होगा। एंड लास्टली, अगर आप इन SGBs को सेकेंडरी मार्केट में बाय करते हो और उनकी मैच्योरिटी तक होल्ड करते हो तो उसके बाद जो आपको अमाउंट मिलता है या वो जो कैपिटल गेन मिलता है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। अब बात करते हैं हमारे लास्ट पैरामीटर की, जो कि है बाइंग प्रोसेस। फिजिकल गोल्ड को आप कभी भी कहीं से भी बाय कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपका ट्रस्टेड वेंडर जरूर होना चाहिए। गोल्ड ETFs के केस में भी आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट क्योंकि ये एक्सचेंज पे बाय या सेल होते हैं इसीलिए इनकी बाइंग के लिए आपको मार्केट टाइमिंग्स के अंदर ही ऑर्डर्स को प्लेस करना होगा। लेकिन SGBs हर समय अवेलेबल नहीं रहते, ये पीरियोडिकली अवेलेबल होते हैं एंड इसकी नोटिफिकेशन हमें RBI की वेबसाइट पर मिलती है। इसके अलावा हो सकता है आपका ब्रोकर भी आपको इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे एंड कई ब्रोकर्स आपको बाइंग एंड सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी देते हैं। तो इस वीडियो से हमने ये सीखा कि अगर आप कंजम्पशन के लिए गोल्ड बाय करना चाहते हैं तभी फिजिकल गोल्ड में बाय करें, लेकिन अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिजिकल गोल्ड एक बेटर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसमें कॉस्ट और रिस्क दोनों ही ज्यादा हैं एंड रिटर्न्स कंपैरेटिवली कम हैं। तो इसलिए गोल्ड ETF एंड SGBs बेटर ऑप्शन होते हैं। लेकिन 1 अप्रैल 2023 के बाद गोल्ड ETF की टैक्सेशन फेवरेबल नहीं है, इसलिए SGBs एक बेटर ऑप्शन है। अगर आप इस टॉपिक के बारे में और जानना चाहते हैं तो विजिट करें वास्टी की वेबसाइट पे, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।